5 शातिर नक्सलियों को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। इनमें से 4 दंतेवाड़ा के रहने वाले हैं। एडीजी इंटेलिजेंस के मुताबिक पिछले 1.5 साल से इनकी तलाश थी। इन पर हत्या, लूटपाट, रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अवैध खनन में शामिल होने का आरोप है। अरुणाचल के छात्र नीडो केस में अब हत्या का केस चलेगा। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में सिर और चेहरे पर चोट से मौत की बात सामने आई है। सीतापुर में निर्माणाधीन पुल गिरने के मामले में जी मीडिया की खबर का असर हुआ है। सेतु निगम ने लापरवाही की जांच के लिए आदेश दिए हैं, साथ ही दोषियों से वसूली की बात कही है। झांसी में दहेज के लिए एक महिला को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। मौत से पहले पीड़ित ने कैमरे पर अपनी आपबीती बताई थी। पीड़ित ने कहा कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल वालों ने उसे आग के हवाले कर दिया। नमस्कार, इलाके की तस्वीर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित के वर्मा। सियासतदानों से राम नाम का जाप कई बार सुनने को मिला है। खासकर चुनावी मौसम आते ही राम नाम की लूट की होड़ सभी राजनीतिक दलों के बीच लगती है और इस सियासत का केंद्र बिंदु रही है फैजाबाद की अयोध्या। पर बड़ा सवाल यह है कि इस सब के बीच फैजाबाद और अयोध्या के बाशिंदों को आखिर क्या मिला। आज इलाके की तस्वीर में बात करेंगे फैजाबाद की। तो फैजाबाद को भगवान राम की वजह से दुनिया के मानचित्र पर खास पहचान मिली हुई है। एक समय ऐसा था जब फैजाबाद और अयोध्या अपने कई लघु उद्योगों के लिए खास तौर पर जाने जाते थे, फिर चाहे फूलों की चटाई हो या फिर पूजा के बर्तन का उद्योग। पर वक्त के साथ फैजाबाद की फिजा में सियासत के ऐसे रंग बिखरे कि फैजाबाद और अयोध्या का उद्योग बदहाली के आंसू रोने लगा। वहीं विकास से भी यह इलाका अछूता रहा है। देखते हैं फैजाबाद इलाके की मौजूदा तस्वीर। अवध नगरी फैजाबाद भगवान राम की जन्मस्थली के रूप में पूरे देश में मशहूर है। देश विदेश से लोग फैजाबाद के अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये क्षेत्र नवाबों की खूबसूरत इमारतों जैसे गुलाबबाड़ी, मोती महल और बहू बेगम का मकबरा के लिए भी जाना जाता है। देश की सियासत में हमेशा से ही इस जगह की खास अहमियत समझी गई। संसदीय क्षेत्र के तौर पर देखें तो फैजाबाद संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। दरियाबाद, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर और अयोध्या। इन सीटों में जहां रुदौली विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है, वहीं बाकी 4 सीटों पर एसपी काबिज है। फैजाबाद संसदीय क्षेत्र एक समय बीजेपी का गढ़ माना जाता था, पर बीते 4 लोकसभा चुनाव से यहां कभी एसपी, कभी बीएसपी, कभी बीजेपी के सांसद रहे हैं और 2009 में इस सीट से कांग्रेस के निर्मल खत्री को जीत हासिल हुई थी। निर्मल खत्री कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। फैजाबाद में पड़ने वाला अयोध्या अपने धार्मिक महत्व की वजह से हर आमो खास के आकर्षण का केंद्र रहा है। ऐसे में आस्था के साथ देश और दुनिया के कोने कोने से भक्त यहाँ पहुँचते हैं। लिहाजा सांसद जी का दावा है कि उन्होंने पर्यटन के लिहाज से अयोध्या का जीर्णोद्धार कराया है, जिसमें फैजाबाद शहर का लक्ष्मी सागर है, भरत कुंड है और अयोध्या में गुरुद्वारा ब्रह्म कुंड है, दतन कुंड है और देवकाली मंदिर है शहर का। इस तरीके की तमाम योजनाएं हैं, जहां पर कहीं पर 4 करोड़, कहीं पर 40 लाख, कहीं 50 लाख खर्च होने। पर बड़ा सवाल ये कि क्या फैजाबाद की जनता और विपक्षी दल इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नेताओं ने जो किए हैं अपने लिए तो किए, लेकिन अयोध्या के लिए कोई ख्याल नहीं किया। जो हमारे बढ़ते कदम था वो भी रुक गया। राजनेता लोग या पार्टी के लोग अगर अयोध्या का ख्याल करते हम बहुत आगे बढ़ते, उसके लिए किसी ने कोई ख्याल नहीं किया आज तक। परंतु निराशा ये याद लगी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं जो कार्य होने चाहिए थे वो बाधित है। नहीं, हम नहीं मानते कि उन्होंने कोई विकास काम किया है। हमारा ख्याल है प्रधानमंत्री सड़क योजना में आज तक एक सड़क भी उन्होंने नहीं बनवाई है। खुद राम जन्मभूमि न्यास के मुख्य पुजारी का भी मानना है कि पर्यटकों के लिए कोई भी उचित व्यवस्था नहीं की गई है। तो ऐसी स्थिति में अयोध्या का विकास
बिल्कुल नहीं है और दिन प्रतिदिन भौतिक दृष्टिकोण से ये ह्रास होता जा रहा है। जो यात्री इस टाइप के फॉरेनर्स आते हैं उनके लिए पर्याप्त नहीं है। जो अच्छे यात्री आते हैं, जो धनाढ्य लोग आते हैं, वो यहाँ पे इसलिए नहीं आते हैं कि यहाँ पे रुकने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे फ्लाइट की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे स्टैंड की व्यवस्था नहीं है, कोई पार्किंग स्थल नहीं है। पर्यटन पर उचित ध्यान न देने की वजह से पर्यटन के जरिए अपनी रोजी रोटी चलाने वालों के सामने भी अब संकट खड़ा हो रहा है। कोई यहाँ पे व्यवसाय नहीं है। अगर यात्री पर्यटक ना हो तो यहाँ के लोगों को भुखमरी की कगार पे लोग बिजनेसमैन पहुँच जाएं। फैजाबाद में आर्थिक बदहाली की मुख्य वजह इंडस्ट्री का न होना भी माना जाता है। जो उद्योग हैं वो भी बदहाली की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कई लोग इस इलाके से पलायन कर रहे हैं। कि व्यवसाय के लिए इनके पास कुछ नहीं रह गया है। व्यवसाय के लिए इनको बाहर ही जाना पड़ता है। कहीं मेला लगा है, कहीं कुछ भी है, तो व्यवसाय के लिए इनको बाहर ही जाना है। यहाँ अयोध्या में ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ व्यवसाय करके आदमी अपनी जीविका चला सके। अगर यहाँ का व्यवसाय बाहर नहीं जाएगा तो फिर उसकी जीविका चलनी मुश्किल है। खैर, व्यापारी त्रस्त हैं, पर सांसद निर्मल खत्री का कहना है कि उन्होंने रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया है। इस तरीके से पर्यटन के भी दृष्टिकोण से पिछले दिनों कई महत्वपूर्ण योजनाएं लगभग 7 करोड़ के आसपास की भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने स्वीकृत की है। फैजाबाद की जनता का कहना है कि उनका इलाका अब गंदगी के लिए भी जाना जाने लगा है। सालों से नालियां साफ नहीं हुई, जिसकी वजह से जलभराव हो जाता है। और आज की कंडीशन ये हो गई है कि राम की पैड़ी की दुर्दशा, जितनी दुर्दशा राम की पैड़ी की, उसके हालात अयोध्या के ऊपर बहुत ज्यादा पड़े हैं। अयोध्या दुर्दशा शिकार हुई तो उसमें सबसे ज्यादा अगर शिकार हुई तो राम की पैड़ी हुई। इतनी गंदगी और इतनी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। नालियां हुई 100% में से 5% काम हुआ है। अभी भी जो है बहुत सारी जगह ऐसे बाकी हैं जहाँ पर नालियों को सुधार नहीं हो पाया है। देखा जाए तो फैजाबाद विकास के नाम से कुछ भी नहीं है, चाहे सड़कें हो, नाली हो या बिजली हो। यहाँ के सांसद जी तो कुछ सुनने वाले भी नहीं है, यहाँ पे तो देखने को भी नहीं मिलते हैं। लेकिन सांसद महोदय का कुछ और ही कहना है। वो बेहतर इंतजामों का दावा कर रहे हैं। तमाम काम केंद्र सरकार की ओर से कराए गए हैं। मुसीबत सिर्फ इतनी भर नहीं है, इलाके की सड़कों का भी बुरा हाल है। यहाँ की जनता से लेकर पर्यटकों तक के लिए ये सड़कें परेशानी का सबब बनी हुई हैं। अयोध्या कोई विकास नहीं किया। अयोध्या की नालियां बजा रही, अयोध्या सड़कें गड्ढा है। कोई विकास के कार्य कोई अयोध्या में किया नहीं है। इसमें का पानी कभी साफ नहीं होता है, इसकी जो गंदगियां हैं कभी साफ नहीं होती है, और सौंदर्यीकरण के लिए इस पर सरकार ध्यान ही नहीं देती है। और जब भी ध्यान देती है तो कोई सौंदर्यीकरण होता नहीं, नाम का नाम सौंदर्यीकरण होता है। लेकिन सांसद जी के दावों में कोई कमी नहीं। उनके मुताबिक तो सड़क के निर्माण के लिए पैसा खर्च किया गया है। बहुत सी महत्वपूर्ण सड़कें इन 2 वर्षों में स्वीकृत हुई हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना में भी तमाम सड़कें पास ही नहीं हुई हैं। तमाम सड़कें पिछले दिनों बनी हैं। रुदौली इलाके की बहुत महत्वपूर्ण सड़कें, नेशनल हाईवे से रुदौली होते हुए उमापुर एक सड़क जाती है जो बहुत जीर्ण शीर्ण है। रुदौली के लोग उसकी डिमांड बहुत दिनों से करते आए हैं, वो सैंक्शन हो गई। खैर, बीते 5 सालों में 19 करोड़ सांसद निधि में से 16 करोड़ 63 लाख रुपए स्वीकृत हुए, जिसमें से 2100 हैंडपंप पर 6 करोड़ से ज्यादा खर्च किया गया। विद्युतीकरण की 200 परियोजनाओं पर 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 374 सोलर लाइट्स पर 87 लाख रुपए खर्च किए गए। स्कूल और मदरसे में कमरे बनवाने के लिए 40 लाख रुपए खर्च किए गए। आधा दर्जन यात्री शेड बनवाने पर 20 लाख रुपए खर्च किए गए। नाली, खड़ंजा, सीसी रोड जैसी 300 परियोजनाओं पर 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसके अलावा निर्मल खत्री का दावा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में अपने लोकसभा क्षेत्र का विकास किया है। रेल मंत्रालय की ओर से करीब आधा दर्जन नई ट्रेनें चलाई गईं, साथ ही 2 रेलवे ओवरब्रिज की भी मंजूरी ली गई। फैजाबाद में ट्रॉमा सेंटर का काम चल रहा है। शिल्पकारों और बुनकरों के उत्थान के लिए भी कदम उठाने की बात कही गई। और कौन कौन से काम कराए सांसद जी ने, उनसे ही सुनते हैं। वो है राजीव गांधी विद्युतीकरण का, और लगभग मैं समझता हूं कि 2000 गांव मेरे संसदीय क्षेत्र में जहां पर बिजली नहीं थी, लोग इच्छा आस लगाए बैठे थे कि प्रदेश की सरकार उनको बिजली पहुंचाएगी। वहां भारत सरकार राजीव गांधी विद्युतीकरण के तहत बिजली पहुंचाने जा रही है। तो जैसे कि रेल मंत्रालय के द्वारा यहां पर एक वाराणसी के लिए इंटरसिटी ट्रेन की बात चली। फैजाबाद दिल्ली एक्सप्रेस जो पहले 4 दिन चलती थी वो प्रतिदिन चली। हमने रेलवे के ही संदर्भ में 2 रेलवे ओवरब्रिज सैंक्शन कराए। ट्रॉमा सेंटर केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया, और स्वीकृत ही नहीं किया, उसका पूरा पैसा दिया, और इस समय वो करीब करीब बन चुका है दर्शन नगर में। हालांकि सांसद जी के इन दावों के बावजूद जनता के सवाल खत्म नहीं होते। जनता जानना चाहती है कि आज भी
क्यों उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली। भले ही सरयू नदी के किनारे बसा ये शहर दुनिया भर में मशहूर हो, लेकिन अपनी बेबसी और मुफलिसी पर आंसू बहा रहा है। फैजाबाद से मनमीत गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बीते 4 लोकसभा चुनाव से फैजाबाद की जनता ने अलग अलग पार्टियों को वोट दिया। वहीं एक समय ऐसा भी था जब बीजेपी का यहां वर्चस्व हुआ करता था। बीते करीब 2 दशकों से कैसा रहा है यहां का राजनीतिक समीकरण, चलिए जानते हैं। राजनीति में कभी समाजवाद की बात हुई तो कभी सोशल इंजीनियरिंग की। हर राजनीतिक दल बदलते समय के साथ एक नया फॉर्मूला लेकर आया, जिसका फायदा कई पार्टियों को मिला भी। वहीं सियासत के दंगल में जिस नाम का जाप बार बार सुनने को मिला वो रहा भगवान राम का। मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए उठाने में किसी मर्यादा का पालन भी नहीं हुआ और इस सियासत का केंद्र रही है राम की जन्मस्थली अयोध्या, जो फैजाबाद संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। दरअसल इसे अयोध्या का दुर्भाग्य कहें या नियति का खेल, जिस वजह से अयोध्या हमेशा ही चर्चा में रही, वही वजह उसके विकास में बाधक बन गई। जी हाँ, राम मंदिर आंदोलन के चलते आर्थिक विकास के मोर्चे पर अयोध्या और फैजाबाद को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लगातार आंदोलन, कर्फ्यू और संवेदनशील माहौल के चलते यहाँ के उद्योग एक एक कर बंद हो गए। कारोबारी गतिविधियां ठप्प सी पड़ गयी। बड़े व्यापारी यहाँ से कन्नी काटने लगे। नतीजा ये है कि आज भी अयोध्या को कारोबारी नजरिए से बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं माना जाता और इसका खामियाजा यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। नए उद्योग लगे नहीं, पुराने बंद हो गए। हालत यह है कि सियासत की प्रयोगशाला बनी अयोध्या विकास की मुख्य धारा से कटी कटी सी लगती है। अयोध्या और भगवान राम दोनों का इस्तेमाल सभी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से किया, लेकिन राम नाम के जाप का सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा बीजेपी को, जिसे इस नाम के सहारे सत्ता का सुख भोगने का मौका भी मिला। लिहाजा फैजाबाद की फिजा में बीजेपी का दबदबा कई सालों तक रहा। 1991 में राम नाम की लहर में बीजेपी का अहम किरदार रहा। लिहाजा उस साल बीजेपी के विनय कटियार फैजाबाद के सांसद बने। 1996 चुनाव में भी फैजाबाद में बीजेपी का दबदबा कायम रहा और विनय कटियार इस बार भी फैजाबाद के सांसद बने। लेकिन बीजेपी के गढ़ में सेंध लगी 1998 में, जब समाजवादी पार्टी के मित्रसेन यादव को इस सीट से जीत हासिल हुई। इसके बाद एक बार फिर 1999 में विनय कटियार सांसद की कुर्सी पर बैठे। लेकिन 2004 लोकसभा चुनाव में बीजेपी राम के नाम पर वोट बैंक जुटाने में कामयाब नहीं रही। देश में यूपीए ने सरकार बनाई और फैजाबाद सीट भी बीजेपी के हाथ से चली गई। 2004 में इस सीट पर बीएसपी के मित्रसेन यादव को जीत मिली। 2009 में फैजाबाद में कांग्रेस का लंबे समय से चलता आ रहा सूखा खत्म हुआ और निर्मल खत्री यहां से सांसद बने। निर्मल खत्री फैजाबाद में ही जन्मे और पढ़ाई की, शायद इसी का फायदा उन्हें यहां मिला। खैर, 5 विधानसभा सीटों वाले फैजाबाद में अयोध्या नगरी हर आम से लेकर खास तक आकर्षण का केंद्र रही है। अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव करीब है और राम नाम की धुन सभी राजनीतिक दलों पर सवार है। पर बड़ा सवाल ये है कि फैजाबाद की जनता को इससे क्या मिला। आज की जनता पहले से ज्यादा जागरूक हो गई है। धर्म और जाति के नाम पर उसे बरगलाना अब आसान नहीं है। ऐसे में अब जनता को विकास की दरकार है। देखना होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में जनता आखिर किस पार्टी के नुमाइंदों को अपने क्षेत्र का कार्यभार सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इलाके की तस्वीर में आज के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद गंगा को बचाना है, आप बने रहिए हमारे साथ। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। खतरों से खचाखच पेश है मुकद्दर का सिकंदर के 2 फाइनलिस्ट। इन्होंने तय किया है खतरनाक फासला हजारों फीट की ऊंचाई पर और ये खतरों से बेपरवाह यहाँ तक पहुँचे हैं अंगारों से। पर अब आखिरी राउंड, लगता है रिस्क नहीं है तो कौन बढ़ेगा आगे? पर बिना कॉन्डम। समझदार थे जो सबसे बड़े खतरे से डर गए और घर गए। सबसे बड़ा खतरा? HIV, यौन संक्रमण और अनचाहे गर्भ का खतरा।
और जो समझे ये बात वही है मुकद्दर का सिकंदर। विकास का सफर खुशहाली की बयार। पहले ही दिन शहीद और राज्य आंदोलनकारियों को नमन कर मुख्यमंत्री हरीश रावत के मंजिल की ओर बढ़ते कदम। दर्द हरकर खुशियां बांटने की ईमानदार शुरुआत, ताकि सब बढ़े साथ साथ आगे। जिंदगी की डोर को मजबूत बनाने की पहल से उपजा नया विश्वास। आपदा के जख्म जो निशान बन गए थे, संकल्प के साथ मिटाने का वादा भी किया। अवाम की सेवा और सुनवाई के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली शख्सियत ने। ये मुस्कुराते चेहरे गवाह बनेंगे कि किस प्रकार एक ऊंची सोच और अपने लोगों के विकास के लिए खास जवजा रखने वाले की ठोस योजनाएं राज्य को नए युग की ओर ले जाने की क्षमता रखती है। गंगा को बचाना है। जी हां, गंगा यमुना पर हो रही सियासत में एक बार फिर नया मोड़ आ गया है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिल्ली को चेतावनी दी है कि अगर उसे गंगा का पानी चाहिए तो वो दिल्ली में यमुना को साफ रखे। यूपी सरकार ने दिल्ली सरकार को इसे लेकर नोटिस भी भेजा है। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। जी हां, सवाल आज भी यही है कि गंगा को मलिन करने वाले कौन हैं? वो लोग जिन्हें जीवन दायिनी गंगा ने अपने आंचल में पनाह दी है, या वो लोग जो सालों से गंगा की सफाई पर सियासत के सिवाय कुछ भी ना कर सके? केंद्र और राज्य सरकारों ने इसे स्वच्छ रखने के लिए कई कदम उठाने का वादा किया। यहां तक कि हजारों करोड़ रुपए दान भी दिए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर हर कोशिश सिफर ही साबित हुई। मौसम चुनावी है, लिहाजा अब गंगा की याद फिर से सियासी दलों को आने लगी है। उत्तर प्रदेश में गंगा की गंदगी का मुद्दा एक बार फिर उठ गया है, लेकिन इस बार आरोप प्रत्यारोप का दौर राज्य और केंद्र के बीच में नहीं, बल्कि राज्य और राज्य के बीच में है। प्रदेश के सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव ने भी यमुना में 16 गंदे नालों का पानी डालने पर ठिकरा दिल्ली सरकार के माथे पर फोड़ा है और दिल्ली में ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर ही यमुना का पानी छोड़ने की नसीहत दी है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो दिल्ली वालों को बूंद बूंद पानी को तरसना पड़ेगा। नोटिस में भी कहा गया है कि दिल्ली को दिया जाने वाला 400 क्यूसेक पानी आगरा और मथुरा को दिया जा सकता है। हम शुद्ध पानी, मीठा पानी भी पिलाना चाहते हैं, दिल्ली को भी पिलाना चाहते हैं, लेकिन हम मीठा पानी दें, शुद्ध पानी दें, और आप अगर काला पानी दो तो वो हम ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं। और हमने अपने गाजियाबाद, नोएडा और मुजफ्फरनगर, हिंडन नदी में जो गंदा पानी आता है, काला पानी आता है, फिर हिंडन नदी का जमुना पानी आता है, और ये जमुना से फिर पानी जाता है गंगा में। जाहिर है यूपी सरकार ने गंगा यमुना की सफाई का मुद्दा उठाकर सियासी तर्कश से एक ऐसा तीर छोड़ा है जिसके जरिए कई निशाने साधे जाने की उम्मीद है। लेकिन सवाल ये है कि कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी जैसी जगहों पर भी सरकार गंगा में प्रदूषण रोकने के लिए ऐसी ही सख्ती दिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गढ़मुक्तेश्वर से बुलंदशहर के नरोरा तक की गंगा की धारा रामसर वेटलैंड के नाम से मशहूर है, क्योंकि इसमें गंगेटिक डॉल्फिन का आशियाना है। लेकिन पिछले महीनों आई बाढ़ की तेज धारा में डॉल्फिन का यह आशियाना उजड़ गया, जिसके चलते 5 डॉल्फिन और उनके 11 बच्चों का कुनबा बहकर गंगा के निचले बहाव की ओर चला गया है। विश्व प्रकृति निधि के सर्वे में अब इन डॉल्फिन्स को रेत माफिया और शिकारियों से खतरा बना हुआ है, लेकिन प्रशासन को इसकी कोई परवाह नहीं। खतरे में गंगा की जलपरी, खतरे में डॉल्फिन का परिवार, घात लगाए बैठे हैं रेत माफिया और शिकारी। गंगा का सीना छलनी करने वाली इन मशीनों को देखिए। ये मशीनें न केवल गंगा के पारिस्थितिकी संतुलन को खतरा पैदा कर रही हैं, बल्कि इनके चलते गंगा की जलपरी यानी डॉल्फिन के कुनबे के भी खत्म होने का डर सता रहा है। विश्व प्रकृति निधि संस्था के हालिया सर्वे में ये बात सामने आई है
कि गंगा की रामसर वेटलैंड में रहने वाली जलपरी यानी गंगेटिक डॉल्फिन बुलंदशहर के करणवास और अनूप शहर में मिलती है। लेकिन बीते साल पहाड़ों पर जल प्रलय के बाद आई गंगा में बाढ़ इन डॉल्फिन्स को अपने साथ बहा ले गई। हालिया सर्वे में डॉल्फिन्स डाउन स्ट्रीम रामघाट से अलीगढ़ के सांकरा के बीच पाई गई है। इन डॉल्फिन्स के साथ इनके 11 बच्चे भी हैं। ये वो इलाका है जो बड़े पैमाने पर अवैध खनन के लिए बदनाम है। इतना ही नहीं, शिकारियों का खतरा भी यहाँ बना हुआ है। तब साइड नरोरा बैराज से ऊपर पड़ती है और नरोरा बैराज से नीचे करीबन 25-30 डॉल्फिन बताई गई हैं, जिसमें कुछ बच्चे हैं। और इसमें नरोरा से लेकर के और सांकरा तक तकरीबन 3-4 पॉइंटों पे यहाँ खनन होता है। इस समय कोई भी ठेका नहीं किसी का, न ही कोई किसी की परमिशन है। टोटल अवैध खनन हो रहा है। जब कोई भी खनन होता है, चाहे वो बीच में हो चाहे किनारे पे हो, तो आपके जो किनारे हैं वो कटने शुरू हो जाते हैं। उस कटान से क्या होता है कि जो उनका जो डीप वाटर है, डीप पूल्स जो बने होते हैं गहरे पानी के, वो धीरे धीरे भरना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण उनके लिए जो डीप पूल होने चाहिए वो खत्म हो जाते हैं कि वो शैलो पानी में जाकर फंस कर मर जाते हैं। संस्था इस महीने के आखिर तक डॉल्फिन्स को अपलोकेट करेगी। इसके लिए गंगा के पानी के उतरने का इंतजार हो रहा है, लेकिन तब तक इन डॉल्फिन्स को कैसे बचाया जाएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं। खनन का तो पट्टा कोई बुलंदशहर का है नहीं, वो आसपास के जिलों का हो सकता है। तो खनन का कोई इशू बुलंदशहर से जुड़ा हुआ नहीं है। फिशिंग का भी कुछ इस तरह का नहीं, इलीगल फिशिंग का कोई प्रकार संज्ञान में नहीं आया है। अगर ऐसा कोई संज्ञान में आता है तो उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। अधिकारियों की रटी रटाई भाषा ये साफ कर रही है कि डॉल्फिन्स के लिए खतरा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि प्रशासन के दावों के उलट गंगा में वो सब कुछ हो रहा है जो डॉल्फिन्स के लिए खतरा है। इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। अब सवाल ये कि गंगा की धरोहर इन डॉल्फिन्स को बचाने के लिए क्या वाकई गंभीर प्रयास होंगे? अमित शर्मा, जी मीडिया, बुलंदशहर। मोक्षदायिनी मां गंगा प्रदूषण के जाल में जकड़ी हैं। उन्हें मुक्त कराने की कोशिशों दशकों से जारी है, लेकिन फिलहाल कामयाबी हाथ लगती नहीं दिखी है। अब इस दिशा में एक और कोशिश जारी है। गंगा मुक्ति अभियान में जुटे पंडित देव प्रभाकर शास्त्री ने काली मिट्टी के जरिए मां गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की मुहिम छेड़ दी है, जिसमें तमाम लोगों के साथ फिल्मी सितारे भी शामिल हो रहे हैं। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र और पतित पावनी गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के अब तक कई प्रयास हुए, लेकिन हर बार नतीजा सिफर ही रहा। यहाँ तक कि गंगा के लिए एक अलग प्राधिकरण तक बना, लेकिन मां गंगा को प्रदूषण से मुक्ति नहीं मिल पाई। अपने अस्तित्व की जद्दोजहद में जुटी गंगा को बचाने के लिए संगम के किनारे एक अनूठा मिशन शुरू हुआ है, जिसमें देश की मिट्टी से मुक्ति दायिनी गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की कोशिशें एक बार फिर तेज हैं। गंगा तट पर लगे माघ मेले के दौरान इस अनोखे मिशन को शुरू किया है पंडित देव प्रभाकर शास्त्री ने। सेक्टर 2 में लगे उनके शिविर की तरफ तमाम श्रद्धालु खुद ही खिंचे चले आ रहे हैं। शिविर में घुसते ही वहां मौजूद सभी लोगों के हाथ काली मिट्टी से सने नजर आएंगे और मकसद है हर दिन काली मिट्टी से 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर गंगा में प्रवाहित करना। देव प्रभाकर शास्त्री के मुताबिक ये दूषित हो रहे गंगा जल को देसी तरीके से शुद्ध करने का जन प्रयास है। सकारात्मक कीड़े होते हैं अपने जल में, उनको सकारात्मक के रूप में परिवर्तित करने का वो प्रयास करते हैं हमारी मिट्टी के जो अंतरंग गुण है, तो विसर्जन में भी उसकी प्रक्रिया है। दरअसल काली मिट्टी के शिवलिंग विसर्जन के पीछे वैज्ञानिक मान्यता ये है कि ये खास मिट्टी अपने अंदर जल शोधन की क्षमता छिपाए हुए है, जो गंगा के लिए रामबाण साबित हो रही है। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने का ये मिशन गंगा भक्तों को प्रेरित कर रहा है। आम लोगों के साथ फिल्मी सितारे भी इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। करोड़ों करोड़ शिवलिंग हर माघ मेले पे कर्त कुंभ में विसर्जित करके जाते हैं, ताकि वो कम से कम बोलते हैं ना कि 7-5 की लाकड़ी एक जने का बोझ। अगर सब लोग मिलके थोड़ा थोड़ा शुद्धिकरण के लिए कुछ करेंगे तो बहुत कुछ अच्छा हो जाए। वो काली मिट्टी तो बहुत ही ज्यादा पानी को स्वच्छ करने के लिए बहुत ही कारगर हो। इस अभियान के तहत संकल्प लिया गया है कि साल भर में करीब 86 करोड़ शिवलिंग संगम तट पर बनाकर गंगा में प्रवाहित किए जाएंगे, ताकि गंगा की सेहत में सुधार हो सके। और गंगा के इस नए भागीरथ की कोशिश में हर दिन हजारों हाथ जोड़ रहे हैं। इस उम्मीद के साथ ही पापों से मुक्ति दिलाने वाली गंगा जल्द ही प्रदूषण से मुक्त हो सके। इलाहाबाद से दिनेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। जियो जी भर के। हम कानून हैं, साला अपनी औकात पे आ जाए तो कहीं भी घुस सकता है और किसी को भी तोड़ सकता है। वो आप वर्दी वाले, पर आपके तेवर हैं हुंडों। दुनिया भर की हलचल, कहीं दोस्ती कहीं जंग, जिंदगी के हर रंग। दुनिया के किस हिस्से में कब क्या रहा खास, आधे घंटे में दुनिया की सैर। देखिए द वर्ल्ड टुनाइट, रोज रात 11:30 बजे, सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। 2014 के सियासी महासमर में जमीन ना रहेगी हमारी तो विकास का हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ अपहरण उद्योग बन गया है, लूट उद्योग बन गया है। कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का मिजाज? पलायन मुक्त पीढ़ी देखना चाहते हैं। जब सरोकार से दूर हो सरकार, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर पूरे उत्तर प्रदेश में खराब है, तो हम बनेंगे आपकी आवाज। रोज शाम 7:30 बजे, सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। दिन भर की हर हलचल सिर्फ 25 मिनट में। सियासत और समाज का हर अंदाज सिर्फ 25 खबरों में। खेल और खिलाड़ी की खबर, विदेश और व्यापार पर भी नजर। देखिए 25 मिनट 25 खबरें, रोज सुबह 9:30 बजे और रात 9:30 बजे, सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, रफ्तार का सफर, हर धारदार खबर। देखिए नॉन स्टॉप इंडिया, सुबह 10:30 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। प्रायोजक है क्विकनेक तंबाकू चबाने से आजादी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। बिना देर किए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों का। नैनीताल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए 10 दिन का समय बढ़ा दिया। इससे पहले राज्य सरकार ने याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट से तारीख बढ़ाने का अनुरोध किया था। हालांकि चुनाव तय समय के भीतर होंगे, लेकिन निर्वाचन आयोग को अधिसूचना के समय और तारीखों में बदलाव करना पड़ेगा। इसके लिए माना जा रहा है कि निर्वाचन आयोग 12 तारीख को नई तारीखों का ऐलान कर सकता है। इससे पहले प्रदेश के निर्वाचन आयोग का कहना था कि वो चुनाव तारीखों को टालने के पक्ष में नहीं है। देहरादून में प्रदेश भर से आए अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री हरीश रावत से मुलाकात की। उन्हें मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। वहीं प्रतिनिधियों ने उम्मीद जताई कि हरीश रावत अल्पसंख्यकों का खास ख्याल रखेंगे। टनकपुर की शारदा नदी दक्षिण दिशा की तरफ बने तटबंध पर लगातार कटाव कर रही है। इससे तटबंध पर खतरा बढ़ गया। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि तटबंध को वो किसी तरीके का खतरा नहीं है। वहीं सुरक्षा कार्य में तेजी कर दी गई है। चमोली में ट्रक दुर्घटना से लापता हुए ड्राइवर और हेल्पर को गोताखोर नहीं खोज पाए। ट्रक जोशीमठ से ऋषिकेश जाने के दौरान अलकनंदा नदी में गिर गया था। इससे ट्रक में सवार ड्राइवर सहायक नदी में ही डूब गए, जिसके बाद से उन्हें खोजा जा रहा है। श्रीनगर में आरटीआई कार्यकर्ता घनश्याम दास को याद किया गया। 1 साल पहले घनश्याम दास की संदिग्ध हालत में मृत्यु हो गई थी। उनका शव व्यासी के पास मिला था। तब घनश्याम दास भ्रष्टाचार के एक मामले की अपील करने देहरादून जा रहे थे। मौत की असली वजह का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है।
रुद्रप्रयाग में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई बड़े अस्पतालों के डॉक्टर्स ने शिरकत की। लोगों का मेडिकल चेकअप हुआ। शिविर में मरीजों को किट भी वितरित किए गए। बैंकों की हड़ताल का असर देश भर में अब दिखाई दे रहा है। प्रदेश में ऐसे हालात रहे कि एटीएम खाली होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहीं दूर दराज गांव से पहुंचे लोगों को हड़ताल के कारण खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। बैंक कर्मी वेतन विसंगति को लेकर हड़ताल पर हैं, जिसका खास असर दिखाई दे रहा है। करोड़ों का